अचार पराठा। बहू, नाश्ते का समय हो गया है, नाश्ता बना कि नहीं? क्या बनाया है नाश्ते में तुमने आज? जी माँ जी, नाश्ता तैयार हो गया है, मैं अभी नाश्ता डाइनिंग टेबल पर लगाती हूँ। तूने फिर से कहीं नाश पीटे पराठे तो नहीं बना दिए नाश्ते में? हाँ माँ जी, बनाया तो मैंने पराठा ही है, टेबल पर रख रही हूँ, आप लोग खा लेना, मैं निकल रही हूँ, मुझे लेट हो रहा है। इससे पहले कि सुमन की सास सुमन से कुछ और कह पाती, सुमन फटाफट पराठे का कैसरोल डाइनिंग टेबल पर रखकर ऑफिस के लिए निकल जाती है। सास बड़बड़ाते हुए कहती है, अरे हम तो तंग आ गए अपनी बहू से, हद होती है। सोमवार हो या रविवार, हफ्ते के 7 दिन सिर्फ पराठा पराठा पराठा। पराठे के अलावा और कोई नाश्ता घर में बनता ही नहीं। सही कह रही हो दादी आप। देखो ना, मेरे टिफिन में मम्मी ने फिर से पराठे और अचार रख दिया है। अब तो मेरे स्कूल के दोस्त भी मजाक बनाने लगे, कहते हैं मेरी मम्मी कहीं दिल्ली के पराठे वाली गली में तो नहीं रहती। भाग्यवान, जब से तुमने सुमन के घर में आने के बाद किचन में जाना छोड़ा है, तब से मुझे लगता है कि मैंने पराठे के अलावा और कुछ खाया ही नहीं। अरे मैं तो कहता हूँ सुबह का नाश्ता तुम ही बना दिया करो ना प्लीज़, कम से कम कुछ ढंग का खाने को तो मिलेगा। अरे चुप करिए आप, सारी जिंदगी मैं आप लोगों को बना बना कर खिलाती रही हूँ। अरे बहू के आने के बाद भी मैं ही बनाऊंगी तो फिर वो क्या करेगी? जब मैंने रसोई से त्याग पत्र दे दिया है तो दे दिया, जो भी खाना हो अपनी बहू से कहा करो, मेरा दिमाग मत खाओ। सुमन एक वर्किंग वुमन थी। सुबह से शाम तक ऑफिस में काम करने के बाद घर में नाश्ता खाना बनाने की और घर पर बाकी सारे कामों की भी पूरी जिम्मेदारी सिर्फ सुमन की ही थी। फिर भी वो अपनी तरफ से पूरी कोशिश करती थी कि सबको खुश रख सके, लेकिन फिर भी ऐसा नहीं हो पाता था। सुमन चाहे जितनी कोशिश करती, लेकिन फिर भी कुछ न कुछ कमी रह जाती थी। शाम के समय, आज ऑफिस में बहुत काम था, बहुत थक गया हूँ, बहुत भूख लगी है, खाने में कुछ अच्छा सा बना दो ना। अरे खाना तो मैं बना चुकी हूँ, आप फ्रेश होकर आइए, मैं खाना टेबल पर लगाती हूँ। रमन फ्रेश होकर डाइनिंग टेबल पर आता है और जैसे ही खाने के लिए कैसरोल का ढक्कन खोलता है उसका मूड खराब हो जाता है। ये क्या बात हुई सुमन? पिछले लगातार 4 दिनों से हम लोग रात में सिर्फ दाल चावल खा रहे हैं और आज तुमने फिर से वही बना दिया। दाल चावल के अलावा मार्केट में सब्जियां मिलनी बंद हो गई है क्या? आप तो ऐसे कह रहे हो जैसे मुझे अच्छा लगता है रोज दाल चावल बनाना, लेकिन मैं भी पूरे दिन ऑफिस में काम करके थक जाती हूँ और खाना बनाने के अलावा मेरे पास और भी बहुत सारे काम होते हैं जो मुझे रात में सोने से पहले खत्म करने होते हैं। चिंटू और आपके कपड़े प्रेस करना, सुबह की सब्जी की तैयारी करना, दिन के सूखे हुए कपड़ों को तय करके अलमारी में लगाना। इतना ही नहीं, चिंटू का होमवर्क भी पेंडिंग रहता है। आप तो आराम से खाना खाकर आराम करोगी, लेकिन मुझे तो सब देखना पड़ता है ना। लेकिन मेरी परेशानी तो जैसे कोई समझना ही नहीं चाहता। सुबह के खाने के बारे में तो तुम ऐसे बता रही हो जैसे तुम शाही पनीर और बिरयानी बनाकर जाती हो। अरे अचार पराठा ही तो बनाती हो और वही रूखा सूखा टिंडा और घिया उबाल कर चली जाती हो। खा खा कर ना भूख खत्म हो गई है पूरे घर परिवार की। अगर मेरे हाथ का खाना खाकर पूरे परिवार की भूख खत्म हो गई है तो आप ऐसा क्यों नहीं करते, एक खाना बनाने वाला रख लो, मुझे भी 2 पल का सुकून मिलेगा। महंगाई का जमाना है, देख रही हो तुम। हम 2 लोगों की तनख्वाह में घर का खर्चा तो बड़ी मुश्किल से चल पाता है और तुम कुक रखने की बात कर रही हो। भाई मैं कुक अफोर्ड नहीं कर सकता, थोड़ा हाथ पैर हिलाकर खाना बना लूंगी तो कुछ बिगड़ेगा नहीं। थोड़ी बहस के बाद रमन और सुमन दोनों सो जाते हैं। अगले दिन सुमन ऑफिस पहुंचती है तो उसका मूड अच्छा नहीं था। उसे परेशान देखकर उसकी दोस्त कहती है, क्या बात है सुमन, कुछ परेशान सी लग रही है। अरे क्या बताऊं यार, मैं तो तंग आ गई हूँ, कितना भी कर दो किसी को सेटिस्फेक्शन नहीं होती। पूरे पूरे दिन ऑफिस में काम करो, फिर घर जाकर घर के काम करो और उसके बाद लोगों को 56 भोग भी चाहिए। आखिर मैं भी तो इंसान ही हूँ, मेरी भी तो काम करने की एक लिमिट है। अगर ऐसी बात है कि तेरे घर वालों को सिर्फ खाना ही चाहिए तो तू नौकरी छोड़ दे। नौकरी के साथ तो तू सबको खुश नहीं रख पाएगी। हाँ रमीना तो सही कह रही है, मुझे लगता है अब ऐसा ही करना पड़ेगा। अगले दिन सुबह, चिंटू माँ जी बता दीजिए आप लोगों को नाश्ते में क्या क्या खाना है, मैं सबकी पसंद का ही नाश्ता बनाऊंगी। नाश्ते के समय टेबल पर, क्या बात है, आज सूरज पश्चिम से निकला है क्या? अरे भाग्यवान, मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा, मेरी आंखों में तो पराठों का नक्शा छप गया है। मुझे तो पराठों के अलावा और कुछ दिखता ही नहीं। सच में यहाँ नाश्ते में छोले भटूरे ही है या भटूरे की जगह पराठे रखे हुए हैं? दादा आज तो मेरा भी दिन बन गया, मम्मी ने गजब ही कर दिया। मुझे नाश्ते में पास्ता मिला है, आज मैं भी अपने सारे दोस्तों को दिखा कर खाऊंगा। इसी तरह 3-4 दिन बीत जाते हैं और सास के ध्यान में आता है कि सुमन कई दिनों से ऑफिस नहीं जा रही, बस तीनों टाइम सबकी फरमाइश पूछ पूछ कर बढ़िया बढ़िया पकवान बनाकर खिला रही है।
सुमन क्या बात है, 3-4 दिन हो गए तो ऑफिस क्यों नहीं जा रही? मम्मी जी, आप सबकी शिकायत थी ना कि आप लोगों को कुछ खाने को नहीं मिलता अच्छा वाला, तो इसी वजह से मैंने अपनी जॉब छोड़ दी है ताकि मैं आप सब लोगों को आपकी पसंद का खाना खिला सकूं। बहू तेरा दिमाग तो खराब नहीं हो गया? खाना बनाने के लिए जॉब कौन छोड़ता है? मैंने तो अपनी तरफ से पूरी कोशिश की माँ जी, लेकिन मैं आप लोगों को खुश नहीं कर पाई, इसीलिए मैंने अब ये फैसला लिया है। देखो चिंटू बेटा, अब मैंने जॉब छोड़ दी है और घर में पहले से ही बहुत ज़रूरी खर्चे हैं, तो इसलिए अब से तुम्हारा क्रिकेट और डांस क्लास जाना बंद। ट्यूशन की भी ज़रूरत नहीं है, सेल्फ स्टडी कर लो। ये आप क्या कह रही हो मम्मी? अगर मैं बाहर नहीं जाऊंगा तो पूरा दिन घर में क्या करूंगा? अब बेटा इसमें तो मैं कुछ भी नहीं कर सकती, पापा अकेले कमा रहे हैं ना, तो बजट भी तो देखना पड़ेगा। चिंटू रोता हुआ अपनी दादी के पास जाता है। दादी, मम्मा ने मेरे क्रिकेट और डांस क्लास दोनों बंद कर दी, कहती है ट्यूशन भी नहीं जाना, सेल्फ स्टडी करो। अब मैं तुझे क्या बताऊं चिंटू, सुमन बहू ने तो मेरी भी योगा क्लास बंद करवा दी। कहती हैं सिर्फ रमन की तनख्वाह से पूरे घर का खर्चा नहीं चल सकता। जब मैं जॉब करती थी तब की बात कुछ और थी, अब तो मुझे किटी से भी अपना नाम वापस लेने को कह दिया है बहू ने। शाम को जब रमन घर आता है तब उसकी माँ और बेटा चिंटू दोनों उसके सामने जाकर बैठ जाते हैं और अपनी अपनी परेशानियों के बारे में बताते हैं। देख रहा है बेटा बहू हमारे साथ ये सब क्या क्या कर रही है। हाँ पापा, मम्मा ने तो मुझे भी परेशान कर रखा है, कहती है अब से कोचिंग और डांस क्लास बंद। तो उसमें वो गलत क्या कर रही है? इसमें उसकी कोई गलती नहीं है, हम लोगों ने ही तो उसको ऐसा करने के लिए मजबूर किया। हमको ही अच्छा खाना खाना था और वो ऑफिस और घर का बोझ एक साथ नहीं उठा पा रही थी, इसलिए उसने जॉब छोड़ दी। अब अगर एक आदमी नौकरी छोड़ेगा तो खर्चों को तो कम करना ही पड़ेगा ना। सुमन इसी तरह रोज़ रोज़ खर्चे को कम करने के लिए घर में सारे सदस्यों को समझाती रहती है, जिससे सभी बहुत परेशान हो गए थे। एक दिन, अजी समझ में नहीं आ रहा अब मैं क्या करूं। पूरा पूरा दिन घर में बैठे रहो, पहले योगा क्लास के बहाने कॉलोनी के और लोगों से बातचीत तो होती थी, लेकिन अब तो पूरा दिन घर में ही बीत जाता है। तो इसमें तुम्हारा भी तो योगदान है। जब मैं तुमसे कहता था कि सुबह का नाश्ता तुम बना दिया करो, थोड़ी सी बहू के काम में मदद कर दिया करो, तब तो तुम्हें मेरी बात समझ में नहीं आती थी। अब इसमें भला मैं क्या कर सकता हूँ? उसका कहना भी सही है, एक आदमी के सैलरी में अगर पूरा घर चलाना है तो एक्स्ट्रा खर्चों को तो कट करना ही पड़ेगा। अब खाना पीना सब्जी राशन तो बंद नहीं हो सकता, इसलिए उसने तुम्हारी योगा क्लास, चिंटू के क्रिकेट और डांस क्लासेस बंद करवा दिया। ठीक कहते हैं जी, हमने तो खुद ही अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारी है, अब बहू से क्या शिकायत करनी। बहू, हम लोगों ने बहुत खा लिया अपने मन का खाना, अब हमको ना अपने अचार पराठे की याद आ रही है। तुम ना छोड़ो ये सब पकवान और हमारे लिए नाश्ते में ये सब बनाना। नाश्ते में तो अचार पराठा ही बना दिया करो, हमें ना आदत से पड़ गई है। जो भी खा लो लेकिन मन का संतोष नहीं मिलता जब तक पराठे ना देख लें। तुम ऐसा करो, वापस जॉब ज्वाइन कर लो, और मैं हूँ ना, जब कुछ अलग खाने का मन होगा तो मैं बना दिया करूँगी। और बहू, मैं ना अपनी गलती को मानती हूँ, अब से घर के कामों में मैं तुम्हारी मदद कर दिया करूँगी। यही बात तो माँ जी मैं आपसे पहले कहती थी कि अगर घर में सब लोग एक दूसरे का सहयोग करेंगे तभी जीवन की गाड़ी सही तरीके से चल सकती है। और मुझे कहीं नौकरी ढूंढने की ज़रूरत नहीं है, मैंने जॉब से रिज़ाइन नहीं किया है, मैंने वर्क फ्रॉम होम ले रखा है। और ये सब मेरा और मेरी सहेली रवीना का प्लान था, जिससे मैं आपको और परिवार के सभी लोगों को अपनी परेशानी समझा सकूं। शुक्र है राम जी का कि तूने नौकरी नहीं छोड़ी। देख बेटा, हम मानते हैं तेरी नौकरी के कारण ही ये घर इतने अच्छे से चल पा रहा है। अब जब तू मेरे बेटे की तरह घर के खर्चे में बराबर मदद कर रही है तो हमारा भी तो फ़र्ज़ बनता है ना कि हम घर के कामों में तेरी मदद करें। उस दिन के बाद सासू माँ सुमन की कामों में मदद करने लगती है और उनके घर में सब कुछ सामान्य हो जाता है। हाँ, ऐसा नहीं है कि अब अचार पराठा बनना बंद हो गया था, बस अब कोई शिकायत करने की हिम्मत नहीं करता। दिव्या की शादी राघव के साथ हुई थी। दिव्या और राघव एक दूसरे के साथ बहुत खुशी खुशी रहा करते थे। दिव्या एक मध्यम वर्गीय परिवार की लड़की थी, लेकिन दिव्या की सास अनीता जी का मायका काफी पैसे वाला था और अनीता जी अपने पैसे वाले मायके की वजह से काफी घमंड भी किया करती थी। एक दिन सुबह के वक्त, मम्मी जी मैं सोच रही थी अपने मायके जाकर आ जाती हूँ, बहुत दिन हो गए है ना। हाँ मम्मी, पूरा 1 साल हो गया है दिव्या को अपने घर गए, कुछ दिन रहेगी तो उसका मन बदल जाएगा। हाँ हाँ, क्यों नहीं बेटा, आराम से अपने मायके जाकर आओ। अरे भाई, लड़कियों को अपने मायके जाना भी चाहिए, वो भी तो तुम्हारा घर है, जरूर जाओ बेटा। ठीक है दिव्या, मैं 2 दिन बाद की टिकट करवा लेता हूँ,
तुम्हें छोड़कर आ जाऊंगा। अरे तुम्हें जाने की क्या जरूरत है बेटा, बहू खुद भी तो जा सकती है ना, ट्रेन में बैठकर ही तो जाना है। लेकिन मम्मी अच्छा थोड़ी ना लगेगा, इतने दिनों बाद दिव्या अपने घर जाएगी, वो भी अकेले। अरे ठीक है ना बेटा, तुम क्यों अपनी छुट्टी खराब कर रहे हो बिना बात के। इन छुट्टियों को कभी इमरजेंसी के लिए बचा कर रखो, काम आएंगी। और बहू का क्या है, 2 दिन मायके जाकर वापस आ जाएगी। कोई बात नहीं राघव, मम्मी जी ठीक कह रही हैं, बेकार में ही मुझे लाने छोड़ने में आपकी छुट्टियां खराब हो जाएंगी। वैसे बहू, तुम्हारा भाई भी तो तुम्हें लेने आ सकता है। शादी के बाद तो बेटियों को लेने अक्सर उनके भाई ही आते हैं। तुम्हारी मम्मी ने नहीं बताया तुम्हें? कोई बात नहीं मम्मी जी, अभी आप ही ने तो कहा ना कि मैं अकेले जा सकती हूँ, तो मैं अकेले चली जाऊंगी। अरे बहू, कहीं ऐसा तो नहीं ना कि किराए के पैसों की वजह से तुम्हारा भाई तुम्हें लेने नहीं आ रहा। तुम्हारे मायके वाले सोच रहे होंगे कि बिना बात का खर्चा जो हो जाएगा उनका। मम्मी, आप दिव्या से ऐसे क्यों कह रही हैं? अरे तो इसमें गलत क्या कह रही हूँ भाई, पैसों की चिंता सबको होती है। नहीं नहीं मम्मी, ऐसी कोई बात नहीं है। मेरे घर वाले मेरे किराए के पैसे तो कम से कम खर्च कर ही सकते हैं। 2 दिन के बाद दिव्या अकेले ही अपने मायके चली जाती है। उसके मायके जाने के बाद, राघव बेटा, तुम्हारी शादी ना हमने गलत घर में कर दी। अब क्या हुआ माँ, दिव्या से कोई शिकायत है क्या आपको? आपने मुझे उसके घर भी नहीं जाने दिया। अरे क्या करेगा वहां जाकर, जब भी जाता है ढंग के तोहफे तक नहीं देते वो लोग। वो तो ये भी नहीं जानते कि दामाद की खातिरदारी कैसे करनी चाहिए। मम्मी, आजकल के जमाने में कौन इन सब बातों के बारे में सोचता है? कभी तेरे पापा से पूछना, आज भी मेरे साथ जब मायके जाते हैं ना तेरी नानी के घर, तो पूछ कितनी खातिरदारी होती है उनकी वहां पर। और तोहफे तो इतने देती है तेरी नानी कि घर ही भर जाता है मेरा तो। लेकिन मम्मी, वो आपके मायके की परंपरा है ना, सब जगह ऐसा हो ये जरूरी तो नहीं। और हम दिव्या के घर वालों से ऐसी उम्मीद कैसे रख सकते हैं? अच्छा नहीं लगता मम्मी। ओफो, आजकल के लड़के ना शादी होते ही अपने पत्नी के साइड लेना शुरू कर देते हैं। अब देखना, आएगी तुम्हारी पत्नी खाली हाथ अपने मायके से। कुछ दिनों के बाद दिव्या अपने मायके से लौट कर आती है और वो अपनी मम्मी के दिए हुए गिफ्ट अपनी सास अनीता जी को दिखाती है। मम्मी जी ये देखिए, मेरी मम्मी ने मुझे साड़ी दी है, राघव के लिए शर्ट और आपके लिए भी एक साड़ी भेजी है। बस और कुछ नहीं रखा तुम्हारी मम्मी ने? अरे इतने दिनों के बाद मायके गई थी। मुझे तो लगा भाई अपने मायके से ढेर सारी चीज मिलेगी तुम्हें। ऐसी बात नहीं है मम्मी जी, वो लोग तो मुझे बहुत सारी चीजें देने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन मुझे ये सब अच्छा नहीं लगता। हाँ मम्मी, मैंने ही दिव्या से मना किया था, बिना बात के किसी से चीज लेना अच्छी बात नहीं है। तुम्हारी नानी होती ना बेटा तो मुझे कभी इस तरह नहीं आने देती। मेरे मायके की तो बात पूछो ही मत, जब भी जाती हूँ इतने सारे गिफ्ट मिलते हैं, क्या बताऊं। बस मुझे तो कभी कुछ खरीदने की नौबत ही नहीं आई। कभी कोई साड़ी, कभी कोई सामान मैंने खुद के हाथों से इतने सालों में नहीं खरीदा। सब कुछ तुम्हारी नानी ने दिया है मुझे। मम्मी, अब वक्त बदल गया है, वो आपका मायका है, दिव्या का परिवार पूरी तरह से अलग है। हाँ मम्मी जी, और वैसे भी सबका परिवार एक जैसा नहीं होता ना, और मुझे मेरे परिवार से कोई शिकायत भी नहीं है। कुछ दिनों के बाद अनीता जी अपने मायके जाती है और जब वहां से लौट कर आती है तो बैग भर भर के गिफ्ट लेकर आती हैं। देखो बहू, इसे कहते हैं मायके से आना। अरे भाई, इतना सामान हो गया था कि क्या बताऊं। अरे वाह मम्मी जी, ये तो बहुत अच्छी बात है, आपको इतनी सारी चीजें मिली हैं। वही तो, और एक तुम्हारे मायके वाले हैं, ठीक से मिठाई भी नहीं भेज सकते बेटी के ससुराल वालों के लिए। मम्मी जी, आप ऐसा क्यों कह रही हैं? देखो तो सही बहू, मेरी माँ ने पूरे 5 डब्बे रखे मिठाई के। इसे कहते हैं बेटी को विदा करना। तुम्हारी तरह नहीं खाली हाथ भिजवा दिया। बस करिए मम्मी, दिव्या आपकी बहू है, आप उससे इस तरह बात करेंगी तो वो क्या समझेगी? राघव के बार बार समझाने पर भी अनीता जी पर कोई असर नहीं होता।
और वो कभी भी दिव्या को उसके मायके के लिए भला बुरा सुनाती ही रहती है। एक बार अनीता जी की तबीयत बहुत खराब हो जाती है। मम्मी जी देखिए, आपको बिस्तर से उठने की कोई जरूरत नहीं है, आप आराम कीजिए, आपको जो भी चाहिएगा मैं लाकर दे दूंगी। हाँ हाँ ठीक है, देखो तुमसे जो हो रहा है वो कर दो, बाकी मैंने अपने भाई को फ़ोन कर दिया है। मेरे भाई और भाभी आ जाएंगे मेरे मायके से मेरा ख्याल रखने के लिए। मम्मी आप ऐसा मत कहिए ना, दिव्या आपकी बहू है, वही ख्याल रखेगी आपका। मामा और मामी कितने दिन आपका ख्याल रख लेंगे? ऐसा कुछ नहीं है, मैंने कहा ना, मेरे मायके वालों को बड़ा प्यार है मुझसे, एक फ़ोन करूंगी और दौड़े चले आएंगे। पूरा 1 सप्ताह बीत जाता है, लेकिन अनीता जी के मायके से कोई नहीं आता और दिव्या दिन रात अनीता जी की सेवा करके उनकी तबीयत ठीक कर लेती है। तबीयत ठीक होने के बाद, दिव्या बहू जरा यहाँ तो आना मेरे पास। क्या हुआ मम्मी जी, आप ठीक है ना? आपको किसी चीज की जरूरत तो नहीं है? बहू मुझे माफ कर दो, मैं हमेशा अपने मायके का घमंड करके तुम्हें उल्टा सीधा सुनाती रही, लेकिन फिर भी तुमने मेरी इतनी सेवा की। मम्मी मैं आपसे कहता था ना, अगर आप अपनी बहू से प्यार से पेश आएंगे तो वो आपका बहुत ख्याल रखेगी और वही जिंदगी भर आपके काम आने वाली हैं। लेकिन मैंने तो अपनी बहू को हमेशा ताने मारे और फिर भी उसने मेरा इतना ख्याल रखा। मुझे माफ कर दोगी ना दिव्या? अरे मम्मी जी ऐसा मत कहिए, आप हमेशा मेरे मायके वालों को भला बुरा कहती रहती थी, लेकिन एक बात बताऊं, सबके घर वाले ना अलग अलग होते हैं, सबका अपना अपना नेचर होता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मेरे मायके वाले मुझे प्यार नहीं करते, और इसका मतलब ये भी नहीं कि आप मुझे प्यार नहीं करती, है ना सच?